जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन हब 1 में। आज हम देखेंगे धातु और अधातु। यह चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से लिया है और इस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन भी हैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और कुछ क्वेश्चन मैंने स्वयं से तैयार किया है। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से प्रश्न पूछता है इस चैप्टर से, और उसके बाद थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे दिया है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, और देखते हैं आगे। ये सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अब वर्तमान में जो पैटर्न है वह एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और जैसे कुछ कथन निष्कर्ष देकर भी पूछ रहा है, तो इसको भी हमने ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से तैयार किया है। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये हो गया आपका, कुछ क्वेश्चन मैंने स्वयं से तैयार किया है, जो उसको भी हम देखेंगे। चलिए इस सबसे पहले देखते हैं थ्योरी, धातु और अधातु का थ्योरी। सबसे पहले जानते हैं धातु। तो धातु क्या होता है? धातु का भौतिक गुण आपको पता है। जैसे जिसमें चमक होती है, जो ठोस होते हैं उसमें चमक होती है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। जैसे सोडियम, सोना, चांदी, मैग्नीशियम इत्यादि। तो ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है कि धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं में दो गुण होता है, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। तो भौतिक गुण में धातुओं में चमक होती है, कठोरता होता है। जैसे इसका एक अपवाद है, अपवाद भी याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि इस अपवाद से भी प्रश्न पूछता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और Hg, पारा। और धातुओं में आघातवर्धनीय होता है, तन्यता होता है, तन्यता, ऊष्मा की चालकता। धातु ऊष्मा का चालक करता है। इसका अपवाद क्या है? सीसा और मरकरी। यह धातु होते हुए भी ऊष्मा ऊष्मा का कुचालक होता है। और धातु का एक और गुण है, गलनांक काफ़ी होता है, लेकिन इसका दो अपवाद है। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। जैसे गैलियम, यह 31 नंबर पे है, और सीजियम 55 नंबर पे। ये दोनों धातु होते हुए भी विद्युत का इनका गलनांक काफ़ी कम होता है, अर्थात यह गल जाते हैं बहुत जल्दी। और धातुओं का विद्युत चालकता मैक्सिमम होता है, मतलब अधिकतम होता है धातुओं की विद्युत चालकता। जैसे आपका हो गया चांदी और कॉपर। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है। आगे देखते हैं अधातु। अधातु आप जानते हैं जिसमें चमक नहीं होता है। कुछ अधातुएं गैसीय रूप में भी होते हैं। जैसे जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ईटीसी, मतलब इत्यादि, ये अधातु हैं। तो अधातुओं के भौतिक गुण जानते हैं। जैसे अधातु चमकहीन होता है, यानी अधातु में चमक नहीं होता है। जैसे जैसे इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? आयोडीन। आयोडीन, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक अधातु है निम्न में कौन एक अधातु है जिसमें चमक होता है। तो आयोडीन एक अधातु है, फिर भी इसमें चमक होता है। आगे देखते हैं इसका गलनांक और क्वथनांक। तो अधातुओं का गलनांक कम होता है, अधातुओं का गलनांक कम होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। इसका
अपवाद है। हीरा और ग्रेफाइट कभी कभी पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें एक हीरा होगा और ये पूछेगा कि निम्न में कौन धातु नहीं है, और उसमें एक हीरा दे देता है, तो उसका ये आंसर हो जाता है हीरा। हीरा धातु नहीं है, यह एक अधातु है। और इसका गलनांक, तो इसका गलनांक अधिक होता है। सामान्यतः अधातुओं का गलनांक कम होता है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम नहीं अधिकतम होता है। और विद्युत का विद्युत अधातुएं विद्युत का अचालक यानी कुचालक होती हैं। जैसे अधातु में आपका हो गया, यहाँ प्लास्टिक हो गया, मान लीजिए, चाहे लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, विद्युत का कुचालक। वो भी लकड़ी में भी बिना भीगे हुए लकड़ी, अगर भीगा हुआ लकड़ी होगा तो विद्युत का कुछ सुचालक होगा। तो और विद्युत अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट एक सुचालक होता है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है, तो आंसर होगा आपका ग्रेफाइट। आगे देखते हैं। हाँ, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका धातु और अधातु का मेन यहाँ से रासायनिक गुण से स्टार्ट होता है, और वर्तमान के जो पैटर्न है वो पैटर्न यहीं से प्रश्न पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, और एक ऑप्शन दे देगा। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, प्रश्न आपको दे देगा Cu+O2 और यहाँ पे डैश दे देगा, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 4 गो, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर, और कुछ 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें से पूछेगा कि निम्न में कौन सा, यहाँ पे X दे देगा, X के स्थान पर क्या होगा, तो X के स्थान पर कॉपर ऑक्साइड होगा। X के स्थान पर कॉपर ऑक्साइड होगा। मतलब कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। जैसे अब इसका भी एक अपवाद है, 2 अपवाद है, ये दोनों अपवाद हमेशा पूछता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। और ऑप्शन क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ना अम्लीय गुण दर्शाएगा ना क्षारकीय, यानी कि न अम्लीय या उभयधर्मी, ये ऑप्शन दे देगा। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी गुण को दर्शाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से या तो एक ये रहेगा, न तो जिंक ऑक्साइड रहेगा, न तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो 2 चीज़ हमको याद रखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी गुण दर्शाता है, उभयधर्मी गुण दर्शाता है। उभयधर्मी गुण मतलब यह अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। उभयधर्मी गुण का मतलब होता है अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करना। तो ये होता है। इसे आगे देखते हैं। धातु की जल से अभिक्रिया, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि यदि धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि
धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? और ऑप्शन दे देता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमेशा याद रखना है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये हो गया। और एक चीज़ आपको याद रखना है, वर्तमान में जो पूछा जा रहा है प्रश्न, वो कभी कभी आपका अयस्क से भी पूछा जा रहा है। जैसे कैल्शियम का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमको कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये जो हमने लिस्ट दिया है, इस लिस्ट में से सबको याद कर लेना है कि किसका अयस्क कौन सा है। जैसे मैग्नीसाइट का अयस्क क्या है? तो MgCO3। सॉरी, मैग्नीशियम का अयस्क क्या है? तो मैग्नीसाइट। इसमें से ये सब अयस्क है, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखना है। जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, तो इसका याद रख लेना है। क्रायोलाइट भी होता है, कोरंडम भी होता है। ये कोरंडम यहाँ तक ही पूछता है, या तो बॉक्साइट दे देगा या क्रायोलाइट या कोरंडम, ये सब नहीं पूछता है डैश पर, फिर भी याद रखना है। तो ये हमारा ये लिस्ट है, तो इसको याद रख के ही जाना है, क्योंकि वर्तमान में जो पूछा जा रहा है उस अयस्क से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कॉपर का क्या होता है, और जिंक का अयस्क क्या होता है, चांदी का अयस्क क्या होता है, सोना का अयस्क क्या होता है, सीसा का अयस्क क्या होता है। सीसा का कई बार पूछ चुका है कि सीसा का अयस्क क्या होता है। और ये पारा का अयस्क भी पूछता है, पारा का अयस्क क्या होता है, HgS, और सीसा का PbS। तो यह सारणी हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। और एक सारणी और याद रखना है, क्रियाशीलता, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? जैसे हाइड्रोजन, एक प्रश्न दे देगा निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका हो जाएगा पोटेशियम। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो सबसे कम क्रियाशील धातु आपका चांदी हो जाएगा। कभी कभी 4 ऑप्शन देता है, निम्नलिखित में से किसका क्रियाशीलता सबसे अधिक है? और उसमें से इनमें से जैसे दे देगा आपको कैल्शियम, लोहा, कॉपर और सोना। इसमें से अब ऑप्शन पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है? तो इसमें से 4 में से चुनना है, तो जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, यानी कि कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है। अब थोड़ा उपधातु भी याद रख लेते हैं। उपधातु में हम लोग को मेनली 2 ही याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और बाद बाकी का भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, नहीं तो 2 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है, और या तो सिलिकॉन ऑप्शन में देता है या जर्मेनियम देता है। आगे देखते हैं संक्षारण, कोरोजन। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जा रहा है। जैसे चांदी पर जब काली परत चढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो सिल्वर सल्फाइड, यानी कि चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया करके एक काली परत बना लेती है, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। वैसे ही कॉपर के ऊपर जो परत होता है, कॉपर के ऊपर जो हरा परत होता है, जैसे लोहा में जंग लगता है, वैसे ही कॉपर में क्या होता है, उसके ऊपर हरा परत जम जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि कॉपर के ऊपर जमे परत को क्या बोलते हैं? तो कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। आगे जैसे लोहा को तो सब कोई जानता है, लोहा में जंग लगता है, वैसे ही कॉपर में भी जंग लगता है, तो कॉपर का जंग का नाम क्या है? कॉपर कार्बोनेट। और चांदी के जंग का नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि वह सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है कॉपर। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ही होता है।
आगे देखते हैं संक्षारण से सुरक्षा, यानी कि संक्षारण मतलब जंग से सुरक्षा। विभिन्न विभिन्न धातु या तत्वों में विभिन्न प्रकार के जंग लगता है, तो उनको अब हम सुरक्षा कैसे करेंगे? तो ये तो सब कोई जानता है, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रिल लगाकर, लेकिन इसको हमको याद रखना है यशद लेपन। ये तो याद ही होगा, जिसको याद नहीं होगा वो याद कर लें। यशद लेपन यानी कि इसमें जिंक की परत दे दिया जाता है। लोहा पर जिंक का परत लगा देने से, लोहा पर जिंक का परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। जैसे एनोडीकरण, एल्युमिनियम को एनोडीकरण द्वारा उसको संरक्षित किया जाता है, यानी कि संक्षारण से सुरक्षा, यानी कि जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एल्युमिनियम को एनोडीकरण विधि द्वारा उसका सुरक्षा किया जाता है। वैसे ही हो गया क्रोमियम लेपन मिश्र धातु बनाकर। जैसे किसी पदार्थ को, जैसे आपका लौह स्तंभ है तो उसको वह प्योर लोहा नहीं है, उसको मिश्र धातु बनाकर तब उसको ऐसा तैयार किया गया है कि उसमें जंग न लगे। तो कुछ धातुओं के मिश्र धातु बनाकर भी उसको जंग से सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया ये थ्योरी। अब आगे देखते हैं प्रश्न। यह प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिया है, मैं इस प्रश्न को मैंने स्वयं से तैयार नहीं किया है, ये प्रश्न एनसीईआरटी का ही है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न जो एनसीईआरटी के हैं। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgNO3, AgNO3। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि लोहे को, अब मान लीजिए जो रनिंग सामान है उसमें ग्रीस लगा दीजिएगा तो कितना देर तक होगा? पेंट लगा दीजिएगा, धूप में रहेगा तो पेंट ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको जस्तीकरण द्वारा इसको फ्राइंग पैन को हम सुरक्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कुछ लोग इसको डी मार देंगे, उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त सभी सबसे अच्छा लगता है लोगों को, तो वो मार देने से आंसर गलती हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा प्रश्न हो। आगे देखते हैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? मतलब कि कोई यौगिक है जो उच्च गलनांक है, लेकिन वह जो तत्व है वह जल में विलेय है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसका गलनांक अधिक होता है, लेकिन यह जल में विलेय होता है, जल में घुल जाता है, आसानी से जल में घुल जाता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि यह यौगिक जल में विलेय है, मतलब घुल जाने योग्य है, तो यह कौन सा तत्व हो सकता है? तो यह तत्व होगा कैल्शियम। अब देखिए, अब एक चीज़ और, अगर कार्बन का यौगिक बन रहा है तो जल में घुलेगा नहीं, सिलिकॉन का यौगिक बन रहा है तो वो भी जल में घुलेगा नहीं, और लोहा का यौगिक बन रहा है तो वो भी जल में नहीं घुलेगा। तो बचा ऑप्शन हमारा कैल्शियम, तो राइट आंसर इज कैल्शियम। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो खाद्य पदार्थ क्योंकि देखिए यहाँ पे जिंक की बजाय टीन, तो कुछ इसके लिए हमको सक्रियता श्रेणी याद रखना होगा, क्योंकि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित नहीं कर पाएगा, खाद्य पदार्थ से ही अभिक्रिया करके यौगिक बना लेगा। तो
इसलिए हम जिंक की बजाय टीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि टीन का क्रियाशीलता कम है जिंक की बजाय। अब इसको समझने के लिए हम सक्रियता श्रेणी थोड़ा देख लेते हैं। जिंक यहाँ पे हो गया आपका जिंक, और टीन यहाँ पे हो गया। तो वही पूछा है प्रश्न कि जिंक की बजाय टीन का उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, अधिक, और टीन कम क्रियाशील है, इसलिए टीन का उपयोग करते हैं। चल आगे देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब एक प्रश्न है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यह उभयधर्मी होता है और यह अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोहे के जंग से बचाने के लिए दो तरह के, ये सब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमको नहीं पढ़ना है, सॉरी सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव हमको नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। आगे देखते हैं प्रश्न। यह प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, यानी कि उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक इसमें से कौन होगा। स्वर्ण, शीशा, एल्युमिनियम या चांदी। तो सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है आपका चांदी, तो इसको इससे मिलान कर देंगे। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, अगर धातु पूछ दिया तो सब पृथ्वी पटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम होता है। अगर तत्व पूछता है तो ऑक्सीजन हो जाता है, और धातु पूछ दिया तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर वही उप धातु पूछ देता तो सिलिकॉन हो जाता। आगे देखते हैं। सॉरी, अभी इसका पूरा मिलान नहीं कर पाए हम। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाई जाने योग्य धातु, तो ये हो जाएगा आपका सोना, और बचा जो वो हो जाएगा शीशा। उष्मा का न्यूनतम सुचालक शीशा। आगे देखते हैं। यह प्रश्न IAS 1998 में पूछा है और इस टाइप से ही प्रश्न पूछ रहा है ग्रुप डी में। अब समझ लीजिए लेवल कैसा हो रहा है। जो प्रश्न IAS में 2000 से पहले पूछा था वही उस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन तेल में होता है। कथन, ये कथन है, कथन और कारण। तो सोडियम धातु का संचय केरोसिन तेल में होता है, ये तो बात सही है, यानी कि ये तो सही है। और धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, ये गलत है। गलती नहीं है, यह जल जाती है, तो ये गलत है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना, यानी कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत हो, एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जिसके कारण वह संक्षारण से बच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इस प्रश्न को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद रखना है, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी से एक प्रश्न ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है या तो फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, लेकिन आ रहा है क्रियाशीलता श्रेणी से। तो क्रियाशीलता श्रेणी थोड़ा याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है,
10 मिनट में याद हो जाएगा। तो याद कर लीजिए। इसमें पूछा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका पोटेशियम हो जाएगा। आगे देखते हैं, टांका एक मिश्र धातु है। यह प्रश्न मैंने स्वयं से तैयार किया है, तो चलिए देख लेते हैं। टांका एक मिश्र धातु है सीसा और टिन का। इसका राइट आंसर ए होगा। लोहा किससे प्राप्त होता है, यानी कि लोहा का ऑक्साइड, सॉरी लोहा का अयस्क का नाम क्या है, तो लोहा के अयस्क का नाम हेमेटाइट है। लोहे के अयस्क का नाम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी होता है। तो इसमें डी, ये हेमेटाइट दिया है तो राइट आंसर डी होगा। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो विद्युत चालकता सर्वाधिक किसकी होती है, चांदी की। राइट आंसर चांदी। आगे देखते हैं, निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं है, तो मिश्र धातु तांबा नहीं है। बाकी सब स्टील भी मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु, ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, यानी कि क्षार जैसा होता है। वही अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। जैसे अधातु CO2 कार्बन डाई, क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या है, ऑप्शन देगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और एक ऑप्शन दे देगा नॉन। तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय और धातु की ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारकीय। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। तो ये यहीं तक हमारा प्रश्न था। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।